हेलो दोस्तों, अशोका आईएएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, एनसीईआरटी की एक सीरीज चला रहे हैं हम, जिसमें 6 से लेकर 12 तक की सारी एनसीईआरटी जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। 6th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी के 2 चैप्टर आपको पहले ही उपलब्ध करा दिए गए हैं वीडियो के माध्यम से। आज हम तीसरे चैप्टर पर इसकी चर्चा करेंगे। तो तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी कैसे गति करती है, कैसे अपने अक्ष पर घूमती है और कैसे ये कच्छी सतह पर घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगाती है। तो आपको ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ये जाननी चाहिए और इससे संबंधित प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों पर वो प्रश्न भी मैंने स्लाइड पर लगा रखे हैं, उन पर भी मैं चर्चा करूँगा। इससे पहले मैं आपको पहले चैप्टर पर मैंने एक चीज़ छोड़ दी थी, छूट गई थी मुझसे गलती से, नोट्स पर भी मैंने नोट नहीं किया था, वो है क्षुद्र ग्रह। तो आप बिल्कुल भी घबराइए मत कि आपको कोई भी शब्द या कोई भी टॉपिक आपको छोड़ दिया जाएगा। छोड़ा बिल्कुल भी नहीं जाएगा। हो सकता है कि पहले चैप्टर जो मैं पढ़ा रहा हूँ उस पर छूट जाए, तो मैं अगले चैप्टर में उसको ज़रूर कवर करूँगा। मैं आज फिर से नोट्स रिवीजन कर रहा था, तो मैं ये देख रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ चीज़ मैंने छोड़ दी हो, बाद में वो आपके ज़रूरत के अनुसार या परीक्षा हॉल में या परीक्षा में पूछी जाए और फिर आप वहाँ ना बता पाएँ तो यही कहेंगे जो भी पढ़ाया गया वो गलत है या छोड़ दिया गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो आपको उपलब्ध कराई जाएंगी और पढ़ाई जाएगी। आप बिल्कुल भी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने क्षुद्र ग्रह छोड़ दिया था, क्षुद्र ग्रह छूट गया था मुझसे गलती से, तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा और मैं इसको आज आपको बता देता हूँ। हालांकि मुझे दूसरे चैप्टर पे ही बता देना चाहिए, लेकिन दूसरा चैप्टर थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो मैंने वहाँ पर उसको रोक दिया था कि अगली चैप्टर पे मैं इसको बता दूँगा। तो आप अपने नोट्स में या जो मैं नोट्स उपलब्ध करा रहा हूँ वहाँ पर आप उसको नोट कर लीजिएगा, हार्ड कॉपी के रूप में निकलवा करके या ऐसे कहीं पर नोट कर लीजिएगा। तो क्षुद्र ग्रह आपको पता है। पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि ग्रह होता है, जैसे हमारा पृथ्वी एक ग्रह है, बुध एक ग्रह है, शुक्र एक ग्रह है ना, मंगल एक ग्रह है। फिर यहाँ पर आपका जो है क्षुद्र ग्रह पट्टी आएगी, इसी पर क्षुद्र ग्रह होते हैं छोटे छोटे, ठीक। फिर इसके बाद आपका शनि ग्रह आएगा, शनि के बाद आपका बृहस्पति आएगा, बृहस्पति के बाद यूरेनस और नेपच्यून। फिर इसके बाद एक क्यूपर बेल्ट आती है। क्यूपर बेल्ट में छोटे छोटे धूमकेतु होते हैं, ठीक है। वो भी सूर्य का चक्कर लगा रहे होते हैं। यहाँ मान लो ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, तो इस तरह ये भी चक्कर लगा रहे होते हैं। ये धूमकेतु जो होते हैं, कॉमेट, अभी इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं इसलिए इसकी चर्चा कर दे रहा हूँ। हालांकि एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन मैंने PYQs का अध्ययन किया तो वहाँ पर ये पूछा गया है, तो मैं इसको भी पढ़ा देता हूँ। 6th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं था। धूमकेतु, धूमकेतु आपने नाम सुना होगा, तो ये धूमकेतु ये क्यूपर बेल्ट पे होते हैं। क्यूपर बेल्ट कहाँ होती है? नेपच्यून की बाहर की कक्षा होती है, इनको क्यूपर बेल्ट बोलते हैं। क्यूपर बेल्ट, क्यूपर बेल्ट, ठीक, सॉरी बेल्ट, ये क्यूपर बेल्ट। तो यहाँ पर ये भी क्या होता है, छोटे छोटे होते हैं। और ये क्यूपर बेल्ट, ये जो धूमकेतु होते हैं, ये क्यूपर बेल्ट पर ऐसे होते हुए, क्यूपर बेल्ट जैसे क्षुद्र ग्रह पट्टी होती है, इसी तरह से क्यूपर बेल्ट होती है, जो नेपच्यून यूरेनस के बाहर, यूरेनस और नेपच्यून के बाहर की, ये नेपच्यून की बाहर की कक्षा होती है, इस पर ये राउंड कर रहे होते हैं। ये इसी तरह से सूर्य की चक्कर लगाते हैं। मैं धूमकेतु समझा रहा हूँ, क्षुद्र ग्रह भी आपको बता रहा हूँ, 2 सेकंड वेट करिएगा। तो आप धूमकेतु को पहले समझ लीजिए। तो धूमकेतु क्या होते हैं कि ये नेपच्यून की बाहर की कक्षा होती है, यहाँ पर रहते हैं और इस तरह से ये चक्कर लगाते हैं। ये बने किसके होते हैं? ये छोटे छोटे पत्थरों के पार्ट होते हैं, उनके बर्फ, पत्थर, बर्फ, गैस प्लस धूल से निर्मित होते हैं, ठीक, से निर्मित होते हैं। और ये इस तरह से आपको दिखेंगे, तभी आपको इस तरह से राउंड करते हुए ये, तो इनकी ये जो है इसकी टेल होती है, ये आगे कोमा इसका क्षेत्र होता है इसका। तो इस तरह से ये जब ऐसे चक्कर लगाते हुए यहाँ से निकलते हैं, तो जब सूर्य के जब नज़दीक आ जाते हैं तो सूर्य की उष्मा से, इनमें बर्फ से बने होते हैं, धूल और पत्थर और गैसों से बंधे हुए होते हैं। तो कहीं ना कहीं बर्फ क्या होती है, उष्मा के कारण पिघल जाती है। पिघलने के कारण ये
इस आकृति में आकर के दिखाई देते। कभी कभी आपको दिखता भी होगा, आप खुले आसमान में, आप जब रात को सोते हुए खुले आसमान को देखते हुए तो आपको अंधेरे में दिखाई देता है कि पुच्छ नुमा आकृति जो निकलती है ऐसे करके, ऐसे बड़ी तेजी से निकलती, तो यही होते हैं। तो ये आपको दिख रहे होते। तो इस तरह से ये धूमकेतु, इससे संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, इसलिए मैंने इसकी चर्चा कर दी। हालांकि एनसीईआरटी 6 क्लास में इसकी चर्चा नहीं, तो मैं इसको भी बता देता हूँ कि कोई भी चीज आपकी छूटी ना। ऐसा नहीं है कि मैं पीवाईक्यूज देख करके मैं इग्नोर करता हूँ। पीवाईक्यू जो भी इंपॉर्टेंट है, सिलेबस से जो भी संबंधित है, वो सारी चीजें आपको उपलब्ध कराई जाएंगी। आप बिल्कुल भी इस चीज को लेकर घबराइएगा मत। ठीक है दोस्तों। और दूसरी चीज क्षुद्र ग्रह, वहां पर छूट गई थी, वो तो 6 क्लास की एनसीईआरटी में भी दी थी, लेकिन मुझसे छूट गई थी, तो उस माफ करिए कि मुझे कभी कभी हो जाता पढ़ते पढ़ते, अब मैं अपने हिसाब से पढ़ रहा हूँ तो मुझे लगता है कि कहीं पर जो है कोई चीज छूट गई, लेकिन ध्यान आता बाद में कि ऐसा नहीं है, बच्चों को पढ़ाना है तो जो है कई सारी चीजें जो है मेरे हिसाब से तो मुझे आती हैं, लेकिन आपके हिसाब से वो रेलिवेंट होती, जरूरी होती है, और एग्जाम के हिसाब से भी जरूरी होती है। तो क्योंकि हमेशा मैं अपने नोट्स बनाता रहता था, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने लिए पढ़ रहा हूँ, भूल जाता हूँ। तो अभी नया नया अभ्यास है, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। जब कुछ समय बाद सेट हो जाएगा माइंड उसी तरह से, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। ठीक है दोस्तों। तो दूसरा है आपका क्षुद्र ग्रह, जो पहले चैप्टर की बात चल रही है। ठीक है, क्षुद्र ग्रह, तो ये क्या होते हैं? छोटे ग्रह होते हैं। पहले देखिए आप, एक ग्रह है पृथ्वी, मान लो पृथ्वी है, और भी मंगल, शुक्र, इस तरह से। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। ठीक, सहचर्य है पृथ्वी का। अब क्या होता है, ये सूर्य, मान लो ये सूर्य, इस तरह से। ठीक, अब ये पृथ्वी है, पृथ्वी भी ऐसे चक्कर लगाती है इस तरह से, दीर्घ वृत्ताकार कक्ष में। ठीक, अब इन्हीं कभी न कभी ऐसा माना जाता है कि कभी न कभी ये क्षुद्र ग्रह जो है ग्रहों से टूटकर अलग हो गए होंगे। और जैसे ये मान लो पृथ्वी है, ये आपका उपग्रह है कोई, अब इनका भी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मान लो ये चंद्रमा, इसका ये ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ तक का है, और पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स थोड़ा सा यहाँ तक का है, मान लो। ठीक है, तो ये क्षुद्र ग्रह कभी न कभी ग्रह से या उपग्रह से टूट करके ये इनका पार्ट हुआ करता था, ये पार्ट इनसे अलग होकर के इस पे नाच रहा है उपग्रह की भांति। लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है कि ये अपने, जैसे पृथ्वी का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, इससे अलग होकर के बाहर आ गया इसकी कक्षा से, किसी दूसरे ग्रह के आगे पीछे घूमने लगा। तो ये चीज है क्षुद्र ग्रह की। तो ये भी पृथ्वी अपने ग्रहों के आगे पीछे घूमते रहते हैं, लेकिन इनका कोई क्रम नहीं है कि किस तरह से घूमेंगे, किस कक्षा में चले जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। और ये घूमते घूमते सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। ठीक है, जैसे ये है तो क्षुद्र ग्रह मान लो यहाँ है, तो इस तरह से घूमते घूमते ये सूर्य का भी चक्कर लगाते हैं। तो आपको ये बेसिक चीज थी, ये आपको समझ में आ गई होगी। तो क्षुद्र ग्रह आप वैसे भी ज़्यादा दिक्कत हो तो गूगल में, यूट्यूब पर लगा करके भी देख सकते हैं। हालांकि इससे ज़्यादा की आवश्यकता है नहीं, आप एनसीईआरटी में पढ़ेंगे उतना पर्याप्त है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस तरह से पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ, इस समय जो है आदित्य L1 और चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया है, तो हो सकता है कि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य से संबंधित कोई कॉन्सेप्ट यूपीएससी को ऐसा समझ में आएगा तो वो बेसिक से उठाकर पूछेगा, तो एनसीईआरटी से पूछने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। ठीक है, तो ये आपकी 2 चीजें छूटी हुई थी, मैंने उनको कवर करा दिया। कोई भी चीज छोड़ी नहीं जाएगी, तो प्लीज आप लोग इस चीज से, ये आपका भ्रम जो है इसको आप माइंड से हटा दीजिएगा कि ऐसा कोई माइंड में चीजें मत लाइएगा कि जिससे जो है ऐसा लगे कि नहीं ये यूट्यूब चला रहे हैं तो इसी तरह से व्यू बढ़ाने के लिए, और इससे फालतू बातें। ठीक है, तो आप लोगों को केवल ध्यान में रखना, जो भी चीजें कराई जाएंगी वो पूरी कराई जाएंगी, जो भी चीजें छूट जाती हैं तो वो हम अगली कक्षा में उसको कवर कर देंगे। ठीक है, तो अब इसको देखिए, एनसीईआरटी की ये बुनियाद सीरीज है, हमने इनका नाम जो है बुनियाद सीरीज के नाम से इसको रख दिया है कि बुनियाद सीरीज आपकी बुनियाद को मजबूत करेगा, नींव को मजबूत करेगा, इसलिए हमने इसका नाम बुनियाद सीरीज रखा है। इसी में चैप्टर 1 और 2 मैंने कवर करा दिए हैं। ये आज चैप्टर 3 है, पृथ्वी की गतियाँ। ठीक है, पृथ्वी कैसे रोटेट करती है। तो पृथ्वी की 2 प्रकार की गतियां हैं, यहाँ पर मैंने लिख दिया 2 प्रकार की गतियां हैं, एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण गति होती है। देखिए आप पृथ्वी को देख लीजिए, ये पृथ्वी, ठीक, पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। जैसे कि ये पृथ्वी है और ये ऐसे ऐसे घूम रही है अपने एक ही जगह पर, तो ये अपने अक्ष पर घूम रही है। ये सुईनुमा आकृति, ये सब काल्पनिक चीजें हैं। ये जो भी चीजें, ये अक्ष है, ये सब हमने अपने समझने के लिए बना लिया कि ये काल्पनिक अक्ष है, इसी पर घूम रही है, हमने इसको अक्ष मान लिया।
यहाँ पर उत्तरी उत्तरी ध्रुव मैंने बताया था आपको, उत्तरी ध्रुव, और ये आपका दक्षिणी ध्रुव हो गया। ठीक, तो इसी पर जो है पृथ्वी ऐसे राउंड कर रही है इस तरह से, पश्चिम से, इधर का पश्चिम पार्ट हो गया, ये पूर्व, पश्चिम से पूर्व की ओर राउंड करती हुई अपने अक्ष पर घूमती है। और पृथ्वी की एक कक्षा भी होती है। कक्षा कैसी होती है? जैसे कि मान लो ये आपका सूर्य है, ये सूर्य है, और यहाँ पर आपकी पृथ्वी है। ठीक, तो यहाँ तो देखिए, यहाँ तो आपको समझ में आ गया। इस जगह पर देखिए, ये तो घूर्णन कर रही है, अपने अक्ष पर घूम रही है, इसका मतलब घूर्णन कर रही है। और घूर्णन करते करते ये जो है सूर्य का चक्कर भी लगाती है, तो एक परिक्रमण होता है। परिक्रमण कैसा होता है कि वो पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते, ये जैसे घूर्णन करते 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 ऐसे घूमते 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 सूर्य का भी चक्कर लगा देती है। इस पथ को परिक्रमण काल बोलते हैं। इस पथ पर चक्कर, दीर्घ वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हुए ऐसे पृथ्वी अगर आएगी तो इसको परिक्रमण बोलते हैं। घूर्णन कैसे हो गया? घूर्णन अपने अक्ष पर घूम रही है और परिक्रमण अपनी कक्षा पर घूम रही है। तो ये इसकी कक्षा हो गई कि इस कक्षा पर राउंड कर रही है ये पृथ्वी। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा कि परिक्रमण क्या होता है। फिर से मैं एक बार समझा देता हूँ, हो सकता है आपको समझने में थोड़ी तकलीफ हुई हो, तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ इसको। ज़्यादा चीज़ें होती इन्फॉर्मेशन तो लगता सारी चीज़ें एक साथ ही आपको बता दूँ, इसलिए कौतूहल में बहुत सारी चीज़ें ऐसा लगता है कि आपको समझ में नहीं आएंगी। ठीक, देखिए ये आपका सूर्य है। ठीक, ध्यान से समझिएगा, ये पृथ्वी है। ठीक, पृथ्वी अपनी अक्ष पर, ये पृथ्वी का अक्ष है, और इस पृथ्वी पर ऐसे राउंड कर रही है पृथ्वी, ऐसे 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 घूम रही है। ऐसे ऐसे घूमते घूमते ऐसे चैन नुमा ऐसे घूमती है, फिर ऐसे चक्कर लगाती, फिर आगे बढ़ जाती, फिर घूमती, फिर आगे बढ़ जाती, फिर घूमती, फिर आगे बढ़ जाती। इसी तरह से दीर्घ वृत्ताकार पथ में घूमते हुए ऐसे करके फिर अपनी जगह पर आ जाती है। तो इस तरह से ये दीर्घ वृत्ताकार पथ में जो परिक्रमण करती है, इसको परिक्रमण बोलते हैं, परिक्रमण। तो ये क्या होता है? 365 दिन और 1/4 दिन, मतलब कि 6 घंटे। 365 दिन प्लस 6 घंटे में ये एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, तो इसको परिक्रमण काल बोलते हैं, परिक्रमण हुआ। ठीक, और वैसे ही जब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ऐसे घूर्णन करती है, इसको घूर्णन बोलते हैं। अपने अक्ष पर घूम रही है, इसका मतलब घूर्णन कर रही है। तो ये क्या होता है? ये 24 घंटे में होता है, 24 घंटे में। समझ में आया? यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अगर अपने अक्ष पर घूम रही तो उसको घूर्णन बोलेंगे, और अक्ष में घूमते हुए सूर्य का चक्कर लगा रही है, जैसे ये मान लो सूर्य का अपने अक्ष पर घूमते घूमते और सूर्य का चक्कर लगा रही है, तो उसको परिक्रमण बोलेंगे। आप पूरी तरह से मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। परिक्रमण के कारण ही ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और घूर्णन के कारण क्या होता है? दिन और रात में परिवर्तन होता है, दिन और रात में परिवर्तन होता है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कि जो परिक्रमण होता है वो 365 दिन 6 घंटे में होता है, जिसको हम 365 दिन का एक वर्ष मानते हैं। लेकिन यही जो 6 घंटे बच रहे हैं, 365 दिन 6 घंटे प्लस 6 घंटे, ये जो 6 घंटे हैं ये हम प्रतिवर्ष जोड़ते जाते हैं। एक वर्ष में जोड़ा, फिर दूसरे वर्ष जोड़ दिया, फिर तीसरे वर्ष जोड़ दिया, फिर चौथे वर्ष जब इसको जोड़ोगे तो ये 6 गुणे 4, 6 मल्टीपल बाई 4 क्या हो जाएगा? 24 घंटे। तो 24 घंटे बराबर क्या होता है? 24 घंटे बराबर एक दिन होता है। तो एक दिन जहां जुड़ेगा इसमें, तो ये 365 दिन क्या हो जाएंगे? एक जोड़ दोगे तो 366 दिन हो जाएंगे ये। और 366 दिन किसे कहते हैं? लीप ईयर को बोलते हैं, अधिवर्ष होता है ये। ठीक, तो लीप वर्ष हो गए। यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। आगे मैं और भी चीजें कवर करा देता हूं। आप बिल्कुल भी घबराइए मत। एनसीईआरटी जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूं, इस तरह से अगर आपने पढ़ लिया तो जो भी प्रश्न एनसीईआरटी संबंधित यूपीएससी के द्वारा पूछे जाएंगे और ये पूछे गए, आप सॉल्व करिए। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा कि आपका छूट जाए। ठीक है, कच्छी समतल, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। कच्छी समतल का मतलब देखिए, सीधी सी बात है कि सूर्य है,
आगे लिखा भी उस स्लाइड में मैंने जोड़ रखा। और ये पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है, अपने अक्ष पर घूमते घूमते ऐसे ऐसे राउंड करते चैन नुमा आकृति में जा रही है। ठीक है, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जो अपने ये इसकी कक्षा है, कक्षा जो है उसी कक्षा पर ये राउंड करती है। इसको पूरी तरह से मैं अगली स्लाइड में समझाऊंगा, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर चित्र में आपको समझ, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये अपनी कक्षा है, इसकी ये कक्षा है, मान लो ये कक्षा है, इस पर राउंड करती जा रही। तो ये जो राउंड करने की इसकी कक्षा है, ये इसकी कक्षा है। तो इसी कक्षा में जो घूम रही पृथ्वी, इसी को कच्छी समतल बोलते हैं, समतल। अभी अगली स्लाइड में आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये कच्छी समतल। यहाँ पर आइए, ये देखिए पृथ्वी है, ये पृथ्वी। तो यहाँ पर पेन कलर दूसरा ले लेता हूँ जिससे आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना है। रेड कलर का ले लेता हूँ, ठीक है। ये पृथ्वी है, ये ठीक, समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। ये आपका जो है अक्ष है, ये ठीक दिख रहा होगा। यहाँ सीधी रेखा नहीं बन पा रही है, ये अक्ष है। इस पर ये अक्ष में क्या है, 23.5 अंश झुकी हुई है। अगर हम अक्ष ये बनाते हैं, पृथ्वी पर ये अक्ष लंब डाल रहे हैं, ये अक्ष बना हुआ है, इस पर एक लंब डालते हैं सीधे, ये डाला, इस पर एक ये काल्पनिक वृत्त है और इस पर हमने ये अक्ष डाला। तो यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, 23.5 अंश झुकी हुई है इस रूप में। और ये कच्छी समतल है इसका, ये क्योंकि इसी पर राउंड करती हुई पृथ्वी जा रही है। ऐसे ही राउंड करती हुई आगे बढ़ जाती है, ऐसे राउंड करती है आगे बढ़ जाती है। तो इसी को पृथ्वी का कच्छी समतल बोलते हैं। यहाँ कच्छी समतल से कैसे अक्ष में 66.5 अंश झुकी हुई है अवस्था में। कच्छी समतल पर अगर देखेंगे तो 66 अंश का कोण बनाती है, 66 डिग्री का कोण बनाती है 66.5 अंश का। और पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में कितनी है, 23.5 अंश। ये पता होना चाहिए। इसी से संबंधित क्वेश्चन अगर पूछ लिए तो भटक जाओगे। पूछ ले, कच्छी समतल के द्वारा 66.5 अंश का कोण बना रही है कच्छी समतल पर, और पृथ्वी झुकी हुई अवस्था में कितनी है, 23.5 अंश झुकी हुई है। तो ये आपको समझना, दोनों पर थोड़ा थोड़ा सा अंतर है, इसको समझते हुए चलना, ठीक। और ये लंब पड़ा, कर्क रेखा आपको पता ही है, पहले ही बता दिया था। फिर आपका विषुवत रेखा है, फिर आपकी मकर रेखा है, ठीक। ये चीज़ समझ में आ गई। ये आपको उत्तरी ध्रुव है, जहाँ से अक्ष प्रवेश करता हुआ निकलता है, तो ऊपर वाले उत्तरी गोलार्ध वाले भाग को उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में जो प्रवेश करता हुआ निकलता है उसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो ये झुकी हुई अवस्था में इसी तरह पृथ्वी झुकी हुई है, एक्चुअल में इसी तरह से ही पृथ्वी झुकी हुई है। ये अक्ष तो हम काल्पनिक रेखा है, ये कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा और ये कच्छी समतल, ये सब चीज़ें तो हम काल्पनिक अपने समझने के हिसाब से, जो भूवैज्ञानिक है अपने समझने के अनुसार इनको बना रखे हैं, और हमारे सिलेबस में भी है, तो हम इसको समझते हैं, पढ़ते हैं। तो हमें ये अच्छी तरह से पता होना चाहिए। फिर इसी तरह से अब आपको कच्छी समतल समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आता है तो आप किसी वीडियो का सहारा ले करके या गूगल में डाल करके और अच्छे से समझ लीजिए। अगर मुझसे नहीं समझ में आ रहा है तो आप वीडियोस का सहारा ले करके आप देख सकते हैं, एनिमेशन के द्वारा देख सकते हैं, ठीक। इसी तरह से फिर दूसरा आपका एक शब्दावली है प्रदीप्त वृत्त। जब आप पढ़ेंगे तो आपको प्रदीप्त वृत्त समझ में आएगा। जब आप आगे सिलेबस किताब को पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर एक शब्द आएगा प्रदीप्त वृत्त। तो प्रदीप्त वृत्त भी आपको समझ लेना है। प्रदीप्त वृत्त क्या होता है कि जैसे कि ये है आपकी पृथ्वी, ठीक, आपको दिख रहा होगा, ये है आपका सूर्य, ठीक। सूर्य से किरणें निकल रही हैं, इस तरह से दिख ही रही हैं आपको, ये सूर्य की किरणें। तो पृथ्वी तो अपने अक्ष पर झुकी हुई अवस्था में,
लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है कि इसके आधे भाग पर जो है क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी पड़ रही है और आधे भाग पर अंधेरा है। जो हम लोग दिन रात में क्या होता है, रात में इस पार्ट में हम लोग आ जाते हैं, मतलब होते इसी पार्ट में, लेकिन क्या होता है कि एक तरफ अंधेरा होता है, एक तरफ उजाला होता है, दिन होता है, एक तरफ रात होती है। तो रात वाला भाग क्या होता है, सूर्य के बियॉन्ड होता है, सूर्य के पीछे होता है, मतलब सूर्य की रोशनी उस पर नहीं पड़ रही होती। तो इसी तरह से जो भाग पर पड़ रही है तो वहाँ पर दिन होगा, जहाँ पर नहीं पड़ रही वहाँ रात होगी। तो जो ये व्रत बनता है, एक जो इनको विभाजित करता है दिन और रात को, तो वो क्या कहलाता है, प्रदीप्त व्रत कहलाता है। प्रदीप्त, ऊपर लिखा भी हुआ है, फिर से लिख दे रहा हूँ, प्रदीप्त व्रत, ये हो गया, ठीक। और एक चीज़ और समझ में आपको आ जानी चाहिए कि जब ये झुकी अवस्था में, तो ये कर्क रेखा है, सॉरी विषुवत रेखा है, और ये आपकी कर्क रेखा है। तो ये क्या है, उत्तरायण है। सूर्य जो है, पृथ्वी जो है, पृथ्वी उत्तर की ओर झुकी हुई है। तो ये क्या हो रहा है, ये उत्तरी अयनांत की स्थिति है, उत्तरी अयनांत की स्थिति। इस स्थिति में जो है क्या होगा, कर्क रेखा सूर्य के समक्ष होगी, तो यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ेगी। इससे संबंधित भी प्रश्न पूछा गया, PYQ, मैं PYQ भी अभी दिखाऊंगा आपको, तो आप इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ पर क्या, ध्रुवों पर क्या होता है, 6 महीने रात होती, 6 महीने दिन होता है। तो अभी देखिए 6 महीने पूरा जो है सूर्य के सामने होगा, मतलब तिरछी किरणें पड़ रही होंगी लेकिन सामने होगा, तो यहाँ पर 6 महीने दिन है। अब ये देखो दक्षिणी ध्रुव क्या हो, छुपा हुआ है, अंधेरे में है, ये 6 महीने यहाँ पर रात रहेगी। तो इससे क्या होगा, आपको यहाँ पर जीवन संभव नहीं होगा। इसीलिए ध्रुवों पर आप देखते हो कि जीवन संभव नहीं है, ठीक है। इस तरह से जो है आपको यहाँ तक समझ में मेरे हिसाब से आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत होती है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उस पर भी अलग से वीडियो ला करके आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। और आपको भी ध्यान रखना है कि आप भी ईमानदारी से पढ़िए और ज़्यादा भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए। सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं है, पढ़ना आपको स्वयं से ही पड़ेगा। विभिन्न कोचिंग का सहारा ले सकते हैं, लेकिन उस पर समय बहुत ज़्यादा जाएगा। आप चाहेंगे तो NCERT से और बेसिक चीज़ें कवर करके आप भी एग्जाम निकाल सकते हैं। फिर आपका देखिए यहाँ पर लिखो, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे, वही चीज़ जो मैंने बताई कि जीवन संभव नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, अगर पृथ्वी ऐसी स्थिति में ही रहे कि एक पार्ट में दिन रहे और एक पार्ट में रात रहे और घूमे ना। पृथ्वी अगर घूर्णन करती है तो ही हमको दिन रात समझ में आता है। मैंने पिछली क्लास में बताया अभी 2 मिनट पहले। तो आपको ये, अगर यहाँ ऐसी स्थिति रहे तो हो सकता है कि हमारा जीवन संभव ना हो सकता है कि होगा ही नहीं, ठीक है। ये तो आप यहाँ देख सकते हैं, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य की तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी, मतलब गर्म रहेगा और ये क्षेत्र में फिर जीवन संभव नहीं होगा। और जो दूसरा भाग है वहाँ पर अंधेरा रहेगा और ठंड वाली स्थिति होगी, क्योंकि धूप पड़ेगी नहीं, उष्मा मिलेगी नहीं, तो वहाँ पर ठंड होगी पड़ेगी, तो जीवन संभव नहीं होगा इस स्थिति में। वही चीज़ तो होती है यहाँ पर ध्रुवों पर कि 6 महीने दिन रहता है, 6 महीने रात रहती है, तो लगभग जीवन संभव नहीं हो पाता वहाँ पर। हालांकि रिसर्च चल रही है, आपने पढ़ा भी होगा। तो आगे पढ़ते हैं इसको। अब देखिए, मैंने घूर्णन और परिक्रमण, घूर्णन आपको बता ही दिया, परिक्रमण एक बार फिर से ये पूरी तरह से जो है घूर्णन मैंने आपको बता दिया था। घूर्णन फिर से एक बार मैं बता देता हूँ कि आपको फिर से प्रॉब्लम ना हो। जितनी मैं 4-4, 5-5 बार समझाऊंगा आपको, लेकिन फिर आपको कंठस्थ हो जाना चाहिए। पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर यहीं पर घूम रही है, जिसपे 24 घंटे में अब एक जगह पर ही घूम रही है, ऐसे ऐसे राउंड करती हुई, ऐसे ऐसे करके घूम रही है। अब घूमते घूमते जब ये सूर्य का चक्कर लगा लेती है, जैसे ये सूर्य है और घूमते घूमते ये सूर्य का चक्कर लगा लेती है, तो इसको परिक्रमण बोलते हैं। ये घूर्णन, अपने अक्ष पर घूम रही है तो घूर्णन, और सूर्य का चक्कर लगा रही है तो परिक्रमण। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो परिक्रमण जब होता है, मैंने पहले बताया था, परिक्रमण जब होता है तो वहाँ पर क्या होता है, मौसमों में, ऋतुओं में, जलवायु में परिवर्तन आते हैं। तो आपको
ठंडी, गर्मी, शरद, वसंत का एहसास कब होता है? जब पृथ्वी अपने परिक्रमण में चलती है। जैसे दिन में ठंडी, रात में गर्मी, ऐसा तो कोई कभी देखने को नहीं मिलता है। वो तो एक एक्चुअल कंडीशन है कि ठंडियों में हल्की सी दोपहर रहती है, धूप आती है तो हल्की सी उष्मा रहती है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है और रात में टेम्परेचर डाउन हो जाता है। वो एक अपवाद है, उसको छोड़ दो। वैसे यकायक कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक है। तो ये परिक्रमण के कारण ही परिवर्तन होता है, ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। फिर यहाँ पर परिक्रमण देखिए, ये सूर्य है, सूर्य है, ये सूर्य है, ठीक। पृथ्वी क्या कर रही है? ये ऐसे चक्कर लगा रही है पश्चिम से पूर्व की ओर, ऐसे चक्कर लगाते हुए फिर अपनी स्थिति ऐसे चक्कर लगा ही रही है पृथ्वी। जब से बिग बैंग थ्योरी आई है, जब से बिग बैंग थ्योरी उत्पन्न हुई है, उसके बाद से पृथ्वी इसी तरह से, पृथ्वी क्या सभी जितने भी ग्रह हैं इसी तरह से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पृथ्वी ऐसे ही चक्कर लगा रही है। अब इसमें देखो कैसे होता है, एक बाकी सब चीजें समझा दिया कि पृथ्वी, जब ये सूर्य है, अब ये आपकी विषुवत रेखा है, पेन बदल लेता हूँ, रंग कलर, आपको प्रॉब्लम ना हो जहां तक, ठीक है। ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी मकर रेखा है, ये समझ लो, ठीक। ऐसे ही सब में होगा। तो पृथ्वी, सूर्य की जब किरणें डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ रही हो, मतलब कि उत्तरी गोलार्ध पर कर्क रेखा पर पड़ रही हो, तो उत्तरी ध्रुव पर भी पड़ रही होगी, तो 6 महीने यहाँ पर दिन होगा, दिख रहा होगा जैसे मैंने पहले बताया, और यहाँ पर दक्षिण गोलार्ध में रात होगी। और कर्क रेखा पर डायरेक्ट किरणें पड़ रही होंगी तो यहाँ पर उष्मा भी अधिक प्राप्त हो रही होगी। तो उत्तरी गोलार्ध वाले भागों में गर्मी, ये उष्मा अधिक पड़ रही, तो इसका मतलब गर्मी पड़ रही होगी, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में। फिर वही स्थिति जब दक्षिण मकर रेखा सूर्य की किरणों पर, जब घूमते घूमते पृथ्वी ऐसे घूमते देखिए ऐसे घूमते यहाँ आई, तो ये विषुव की स्थिति हो गई। फिर ये ऐसे घूमते यहाँ पर आ गई, तो ये मकर रेखा। अब ये देखिए, ये विषुवत रेखा होगी, ये मकर रेखा होगी। तो मकर रेखा पृथ्वी के सामने होगी, कर्क रेखा ऊपर होगी, ठीक है। ये चित्र ज़्यादा वैसा अच्छा नहीं बना हुआ है, तो मैं आपको दूसरे चित्र से समझा दूंगा अगली कक्षा में एक बार आप फिर से। हालांकि इसको यहाँ पर समझ लीजिए, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही खराब चित्र बना के समझने में दिक्कत हो। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है, आप ग्रेजुएट हैं, तो आपको आराम से चीज़ें समझ में आ जाएंगी। अब सूर्य की किरणें क्या हो रही, मकर रेखा पर सीधी पड़ रही हैं, तो मकर रेखा पर क्या होगी, उष्मा अधिक पड़ रही होगी, तो यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी, और कर्क रेखा पर ठंड होगी। तो हमें ठंडियों का एहसास कब होता है? देखिए 22 दिसंबर, मतलब दक्षिणी अयनांत। दक्षिणी अयनांत का मतलब क्या होगा कि अब दक्षिणी गोलार्ध का हिस्सा सूर्य के सामने है, और उत्तरी गोलार्ध का जब हिस्सा सूर्य के सामने होगा तो उसको हम उत्तरी अयनांत बोल देते हैं, उत्तर अयनांत बोल देते हैं। तो ये कब स्थिति होगी? 21 जून को। इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मैं दिखाऊंगा आपको। 21 जून को ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी, ठीक, 21 जून को। और यहाँ पर 22 दिसंबर को। तो जब 22 दिसंबर को मकर रेखा पर गर्मी पड़ रही होगी, मतलब दक्षिणी गोलार्ध पर, तो हमारे तरफ कहाँ, जब हम तो उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, जब उत्तरी गोलार्ध में हम रहते हैं तो हमारे यहाँ क्या होगा, ठंडी पड़ रही होगी, क्योंकि उष्मा, सूर्य की उष्मा कम प्राप्त हो रही होगी। प्राप्त तो होती है लेकिन उस तरह से नहीं प्राप्त होती जितनी मकर रेखा पर प्राप्त होगी। अब कर्क रेखा जब 21 जून की स्थिति होती तो अधिकतम गर्मी होती है, आपको भी पता होगा। तो जब उष्मा ज़्यादा प्राप्त हो रही होगी तो क्या होगा, 21 जून को गर्मी अधिक पड़ेगी, तो हमारे यहाँ गर्मी पड़ती है 21 जून को, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। आपको पता होगा गर्मी में लू आती है ना, तो इस तरह से। और जब दक्षिणी अनंत में ऐसी स्थिति होती तो वहां भी गर्मी पड़ रही है। देखते नहीं, पेरू के तट पर जंगलों पर, अमेजन के जंगलों पर आग लग जाती है ठंडियों में, तो आपको लगता होगा ठंडी पड़ रही है तो कैसे जो है वहां पर आग लग गई। लेकिन ऐसा नहीं है, वहां पर मकर रेखा पर डायरेक्ट सूर्य की किरणें पड़ रही होती, मतलब दक्षिणी गोलार्ध पर सीधे पड़ रही होती है, इसलिए वहां पर गर्मी अधिक पड़ती है और ऐसी घटनाएं आपको देखने को मिलती है। अब विषुव की स्थिति में आपको बताता हूँ। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा तो प्लीज़ माफ़ करिएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए जिससे आपको समझ में आ जाए और क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लें, ठीक है। अब ये देखिए, अब क्या होता है, पृथ्वी ऐसे घूमते घूमते जब आपकी 23 सितंबर को आएगी, तो 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर डायरेक्ट पड़ रही होती, तो वहाँ पर क्या है, बराबर मात्रा में सभी जगह पर, बराबर मात्रा में सभी जगहों पर, पूरी पृथ्वी पर बराबर मात्रा में उष्मा प्राप्त होती है, ठीक है।
तो ये से क्या होता है, जब आप जो है 21 जून से सितंबर की ओर जाएंगे तो आपको शरद ऋतु का एहसास होगा। शरद मतलब अब सर्दी आने वाली है। इसके बाद अब 23 सितंबर, जैसे इस समय आपका क्या है, सितंबर चल रहा है। अब 23 सितंबर के बाद ठंडी धीरे धीरे सर्दी स्टार्ट होने लगेगी। तो ये शरद ऋतु है, ठीक है। इस समय शरद ऋतु और वसंत ऋतु दोनों में पृथ्वी सूर्य की किरणें जो है सारी जगहों पर, मतलब सभी अक्षांशों पर बराबर मात्रा में पड़ रही होती है। तभी इस समय दिन और रात लगभग बराबर होते हैं, ठीक। फिर ऐसी स्थिति दक्षिणी गोलार्ध, ये तो आपको पता ही दिया, मकर रेखा पर पड़ रही होती है तो दक्षिणी अनांत होता है, और अगर उत्तरी अनांत पर कर्क रेखा पर डायरेक्ट पड़ रही होती तो उत्तरी अनांत होता है। ये भी आपको पता है, ये सारी चीजें मैंने बताई दी। फिर ऐसे घूमते 22 दिसंबर से घूमते घूमते पृथ्वी क्या होती है, उत्तर की ओर उत्तरायण होती चली जाती है। जैसे उत्तरायण होगी तो कर्क रेखा जो है यहाँ पर पहले तो बीच में आएगी, पृथ्वी जो है सूर्य की किरणें डायरेक्ट पूरे पृथ्वी पर समान मात्रा में पड़ रही होगी, तो यहाँ पर भी विषुव की स्थिति होगी। तो अब क्या होगा, अब गर्मी आ रही है, यहाँ से गर्मी अब समाप्त हो रही है। यहाँ पर ठंडी थी, अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में ठंडी थी, अब धीरे धीरे हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं। गर्मी की तरफ बढ़ते हुए विषुव की स्थिति आएगी, यहाँ पर दिन और रात बराबर होंगे, अब गर्मी लगभग स्टार्ट हो गई होगी। तो ये इसको हम वसंत ऋतु, पत्ते झड़ने लगते हैं। और इसके आगे जैसे आप जो है वसंत ऋतु स्टार्ट होगी, फिर धीरे धीरे गर्मियों का एहसास होने लगेगा। 21 जून तक आते आते इतनी ताबड़तोड़ गर्मी पड़ती है जिससे जो है बाहर निकलना भी दूभर हो जाता है हमें, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो जैसे आप ठंडियों में आप प्रवेश करेंगे तो शरद ऋतु से होते हुए ठंडियों में प्रवेश करेंगे, और जब आप सर्दी से गर्मी की ओर प्रवेश करेंगे तो वसंत ऋतु होते हुए प्रवेश करेंगे। तो वसंत और शरद ऋतु लगभग बराबर है, लेकिन ये सर्दी और गर्मी के बीच का ही माध्यम है कि आप जैसे गर्मियों से, अब जैसे यहाँ 21 जून है, 21 जून को क्या हो रहा है, गर्मी अधिक पड़ रही है कहाँ पर, उत्तरी गोलार्ध में। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है, अब ये दक्षिणायन पृथ्वी क्या हो रही है, दक्षिण की ओर झुक रही है, मतलब कि इसका मकर रेखा जो है सूर्य की ओर झुका होगा, तो इसको दक्षिणायन की स्थिति बोलेंगे। मतलब दक्षिण का भाग जो है वो आपका सूर्य की ओर झुका हुआ होगा, तो ये दक्षिणायन हो गया। इस तरह से घूमते घूमते जो है, जैसे आपका यहाँ 22 दिसंबर को आएगा, दक्षिणायनांत में आ गए हम पूरी तरह से, और दक्षिणायन से धीरे धीरे फिर पृथ्वी घूमते घूमते क्या होगी, परिक्रमण की तरफ अपने पथ पर घूमते घूमते विषुव की स्थिति होगी। और विषुव की स्थिति में क्या होगी, अब वसंत ऋतु आएगी, क्योंकि गर्मी स्टार्ट होने वाली है उत्तरी गोलार्ध के लिए, ठीक है। फिर वही ऐसे ही अगर दक्षिण की ओर जाओगे तो उनके लिए क्या होगा, यहाँ पर सर्दी होगी यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पर कर्क रेखा पर गर्मी पड़ रही है, तो मकर रेखा पर इस समय क्या हो रहा होगा, इस समय सर्दी पड़ रही होगी, तो उनके लिए क्या होगा, सर्दी होगी। तो जैसे जैसे वो इधर आएंगे तो उनके लिए अब गर्मी स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि मकर रेखा यहाँ पर क्या है, सूर्य के सामने आएगी 22 दिसंबर को, तो यहाँ पर उनके लिए वसंत ऋतु स्टार्ट होगी। और वसंत ऋतु आगे आगे आते हुए फिर क्या हो जाएगा, गर्मी आ जाएगी पूरी तरह से। हमारे लिए यहाँ पर क्या होगा, वसंत ऋतु हमारे लिए यहाँ से स्टार्ट होगा कर्क रेखा के लिए, क्योंकि अब हम गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं, तो इस तरह से गर्मी यहाँ आ जाएगी। तो इस तरह से आपको समझ में लगभग आ गया होगा। अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट थे, छोटे क्या था, ठीक ठाक कॉन्सेप्ट थे। कोई टीचर इस तरह से मैंने यूट्यूब देखा है, मेरे हिसाब से अभी तक किसी ने इस तरह से नहीं पढ़ाया, तो आप जो है इसको देख सकते हैं। फिर यहाँ पर पृथ्वी का मैंने वो भी बता दिया, लीप ईयर। तो यहाँ पर लिखा हुआ पृथ्वी 1 वर्ष या 365 दिन और 6 घंटे, लगभग 1/4 दिन जोड़ करके, मतलब जुड़ता रहता है 300। वैसे तो आप जानते ही हैं कि 1 वर्ष कितने का होता है, 365 दिन का होता है, और 6 घंटे ऐड होते रहते हैं, तो वो चौथे साल में ऐड हो जाता है और वो लीप ईयर कहलाता है। सूर्य का चक्कर लगाती है, हम लोग 1 वर्ष 365 दिन का मानते हैं, और ये सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते। 4 वर्षों में वही चीज़ लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लेना अपने हिसाब से, इससे जानने की जरूरत नहीं, मैंने पीछे बता भी दिया है। यहाँ पर ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, ये मैंने बता भी दिया, फिर से मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए 21 जून को पृथ्वी का उत्तरी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, तो इसको उत्तरी अनांत बोल देते हैं। जब सूर्य जो है, ये जो है पृथ्वी है, अभी मैंने बताया ये सूर्य है, ठीक, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है। पृथ्वी ऐसी झुकी हुई अवस्था में, ये आपकी कर्क रेखा है, ये आपकी विषुवत रेखा है, ये आपकी मकर रेखा। अब कर्क रेखा जो है सूर्य के सामने, तो पृथ्वी क्या है, उत्तरी अनंत की स्थिति में, और यही सूर्य यहाँ पर, ये सूर्य मान लो, और ये पृथ्वी है, ठीक है, और ये आपका अच्छा है, ये आपकी कर्क रेखा है,
ये विषुवत रेखा, ये आपकी मकर रेखा। अब ये सामने आ रहा है पृथ्वी के, तो ये क्या होगा, दक्षिणी अनंत हो जाएगा। और जब पृथ्वी ऐसे घूमते हुए उत्तर की ओर जा रही है तो उसको जो हम क्या बोलेंगे, उत्तरायण। और जब पृथ्वी घूमते हुए दक्षिण की ओर जाएगी, मतलब दक्षिण वाला भाग सूर्य के समक्ष आएगा, तो उसको हम दक्षिणायन बोलते हैं। तो ठीक है, ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। फिर आप यहाँ 22 दिसंबर को पृथ्वी का दक्षिणी गोलार्ध सूर्य की ओर झुका होता है, इसको हम दक्षिणी अनंत बोलते हैं। फिर 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ रही होती है। ये चीज आपको बिल्कुल समझ में मेरे हिसाब से आ जानी चाहिए। पीछे वाले में फिर से मैं एक बार बता देता हूँ। 21 मार्च 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होते हैं, क्योंकि सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर लंबवत पड़ती है। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आ गई होगी। हमारे लिए, जैसे मैं उत्तरी गोलार्ध में हम लोग हैं, तो हमारे लिए उत्तरी गोलार्ध में जैसे ही पृथ्वी मकर रेखा मतलब दक्षिण से उत्तर की ओर उत्तरायण करेगी, तो 21 मार्च को जैसे ही आएगी तो हमारे लिए वसंत ऋतु। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर वसंत ऋतु आएगा। और फिर वसंत ऋतु क्रॉस करते हुए हम 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है, तो हम वहां पर पृथ्वी पर आएंगे तो गर्मी का एहसास होगा। ठीक है, फिर उसके बाद जैसे ही हम पृथ्वी नीचे जाएंगे तो कर्क रेखा क्या होगा, कर्क रेखा से सूर्य की किरणें डायरेक्ट न पड़ते हुए अब मकर रेखा पर धीरे धीरे जा रही होती है। तो अब फिर हमको विषुव की स्थिति आएगी। विषुव का मतलब क्या होता है, सूर्य जो है डायरेक्ट पृथ्वी पर सीधे पड़ रहा होता है कर्क रेखा विषुवत रेखा पर। तो विषुवत रेखा पर जब डायरेक्ट पड़ रहा होता है तो पृथ्वी पर सारी जगहों पर बराबर मात्रा में सूर्य की किरणें पहुंच रही होती हैं, जिससे दिन और रात लगभग बराबर होते हैं। तो आप विषुव की स्थिति आप देखोगे तो विषुव में हमने वसंत ऋतु अपने में देख लिया, और जैसे ही ये जो है हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, शरद ऋतु हो जाएगी, क्योंकि अब ठंडी हमारे उत्तरी गोलार्ध में हम रह रहे हैं, इसलिए उत्तरी गोलार्ध का एक कॉन्सेप्ट समझ लो। तो ये मान लो हम उत्तरी गोलार्ध में, फिर से समझो, ये उत्तरी गोलार्ध में है, और उत्तरी गोलार्ध से होते हुए जैसे जैसे जाएंगे तो हमारे वसंत ऋतु आएगी, गर्मी आ रही है, क्योंकि यहाँ से ठंडी खत्म हुई, अब धीरे धीरे हम गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं। तो पहले वसंत ऋतु आएगी, वसंत ऋतु होते हुए फिर हम पूरी तरह से गर्मी में आ जाएंगे। फिर हम धीरे धीरे क्या जाएंगे, ठंड की ओर जाएंगे। ठंड में जैसे आएंगे तो हमको शरद ऋतु मिलेगी, शरद ऋतु मिलेगी, अब धीरे धीरे हम सर्दी में प्रवेश कर जाएंगे। ये हम उत्तरी गोलार्ध वालों के लिए है। वैसे ही क्या होगा, अब यहाँ पर क्या है, जो दक्षिणी गोलार्ध में, मान लो मैं दक्षिणी अमेरिका में रहता होता, तो मैं दक्षिण गोलार्ध में रह रहा हूं, तो मेरे लिए क्या होगा, मकर रेखा क्या है, मकर रेखा गर्मी पड़ेगी सीधे मकर रेखा पर, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही होंगी। तो मैं धीरे धीरे क्या करूंगा, मेरे लिए वसंत ऋतु कब होगी, 23 सितंबर को। 23 सितंबर, क्योंकि 22 दिसंबर को गर्मी पड़ेगी, तो 23 सितंबर हो जाएगा मेरे लिए। ठीक है, 23 सितंबर। और 23 सितंबर से जैसे जैसे गर्मी और बढ़ेगी तो 22 दिसंबर को और गर्मी बढ़ रही होगी। 22 दिसंबर को और गर्मी आएगी। फिर धीरे धीरे हम सर्दी की ओर बढ़ेंगे। कब, जब मैं दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अमेरिका में रह रहा हूँ, दक्षिणी अमेरिका में मान लो ब्राजील नामक देश में रह रहा हूँ, तो मेरे लिए 22 दिसंबर गर्मी पड़ रही होगी, फिर हम सर्दी की ओर बढ़ेंगे। तो 21 मार्च को उनके लिए, हमारे लिए, मतलब मैं रह रहा हूँ तो मेरे लिए, ठीक है, 21 मार्च को क्या हो जाएगा, विषुव की स्थिति होगी, और विषुव की स्थिति में हम वसंत ऋतु की ओर, शरद ऋतु की ओर बढ़ रहे होंगे। फिर धीरे धीरे हमारे लिए फिर 21 जून को क्या हो जाएगा, ठंडी पड़ जाएगी, ठंडी की ओर बढ़ रहे होंगे। तो ये शरद ऋतु, 22 दिसंबर से हम ठंडी की ओर बढ़ेंगे तो शरद ऋतु आएगी, शरद ऋतु धीरे धीरे हम क्या होंगे, ठंडी की ओर आ जाएंगे 21 जून को। तो ये दोनों गोलार्धों में रहने वालों के परिप्रेक्ष्य में समझाया गया है। तो मैंने ये उत्तरी गोलार्ध में रहते हुए बता दिए अपने को रख करके, फिर यहाँ पर अपने को रख करके दक्षिण गोलार्ध में रहते हुए बता दिए, तो दोनों कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि वहां पर दोनों चीजें लिखी हुई है, तो वहां पर भ्रम होता है। जब मैं पहली बार जब मैं अटेम्प्ट दे रहा था, तब मैं इसको एनसीईआरटी के जब मैंने पढ़ा था, तो मैं भ्रम हो गया कि यहाँ पर भी शरद ऋतु लिखा हुआ है और वहां पर भी शरद ऋतु लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये समझने में मुझे दिक्कत आ रही थी। तो आप चित्र पर देख करके अच्छे से समझ सकते हैं, क्योंकि दोनों ऊपर नीचे शरद और वसंत ऋतु लिखा हुआ है, इसलिए दिक्कत हो रही है। ठीक, अब मैं आपको प्रश्न दिखा देता हूं कि प्रश्न कैसे पूछे गए हैं। कि जून, ये आपका प्रश्न पूछा गया है। हाँ, ये 2022 में, सॉरी यहाँ पर जो है सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा नया हूँ इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो प्लीज माफ करिएगा। हाँ, अब देखिए ये प्रश्न पूछा गया है 2022 में पूछा गया है, यहाँ पर गलत छप गया है, इसको 2022 छप मैंने छापा था, लेकिन 2022 से 2020 हो गया। अब क्या कर रहा है, उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन आमतौर पर कब होता है। ठीक है, आमतौर पर कब होता है, अब आपको पता है 21 जून को होता है,
उत्तरी गोलार्ध में जब आप, मैंने अभी बताया जस्ट 2 सेकंड पहले कि मैं खुद को रख करके बता रहा था 21 जून। अब 21 फोर्ट पखवाड़ा क्या होता है? पखवाड़ा 15 दिन को बोलते हैं, फोर्ट नाइट ये शब्द है, इनको याद कर लीजिए। PYQ में है, PYQ आप जरूर देखा करिए, मैंने पहले भी वीडियो ला करके आपको बताया हूँ। फोर्ट नाइट 15 दिन को, तो जैसे मान लो 1 तारीख से दिन स्टार्ट हुआ, 30 तारीख को खत्म हुआ, तो 15 तारीख तक एक पखवाड़ा और 15 तारीख के बाद 30 तारीख तक दूसरा पखवाड़ा। तो ये जो 21 जून पड़ता है, ये कब पड़ता है? 15 तारीख के बाद पड़ता है, तो क्या हो जाएगा? 1 जून का पहला पखवाड़ा ना, क्यों होगा? क्योंकि 1 जून से लेकर के 15 जून तक में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि 21 जून को पड़ता है, तो ये होगा ही नहीं पहला वाला ऑप्शन, तो इसको गलत कर दिया। जून महीने का दूसरा पखवाड़ा, यही तो है आंसर, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। जून महीने का ये सब जानने की जरूरत नहीं, तो इसलिए ये चीज़ें आपको, कॉन्सेप्ट आपको जानने पड़ेंगे। और बहुत आसान सा क्वेश्चन था। यूपीएससी, देखिए आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये आराम से जो है यूपीएससी आप निकाल सकते हैं। ये 2022 का क्वेश्चन है, 2020 का नहीं है, फिर से मैंने बता दिया, ठीक है। तो इस तरह से आप पढ़िए और आराम से जो है प्रश्न को सॉल्व करिए और जरूर आपका जो है चयन होगा, ये निश्चिंत रखिए। लेकिन आप सेल्फ स्टडी का कोई विकल्प नहीं होता, आप सेल्फ स्टडी पर जरूर ध्यान रखिए। इस तरह से एक 2013 में पूछा गया क्वेश्चन था, इसको भी मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इसको भी थोड़ा देख लीजिएगा। आप इसको करने का प्रयास करिएगा, मैं बाद में आपको कमेंट में बताइएगा, अगर लगेगा तो मैं इसको जो है सामने आपको लिख करके बता दूंगा, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध में मुख्य गर्म मरुभूमि का मतलब जहाँ डेजर्ट जिसको बोलते हैं, रेगिस्तान टाइप का मरुभूमि 20 से 30 डिग्री, जैसे कि ये पृथ्वी है। अब इसको बता देता हूँ, पृथ्वी है, ये आपकी विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा से कर्क रेखा की ओर जाओगे तो कर्क रेखा क्या है? 30 अंश या 23.5 अंश, ऐसे मान के चलो, मोटा मोटा आप 30 अंश मानिए, ठीक है। फिर यहाँ पर मकर रेखा 23.5 अंश, या इसको भी 30 अंश मान लो, 30 ये मान लिया 30 अंश, इसको भी 30 अंश मान लिया, ठीक है। फिर जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ऊपर जाओगे तो आपको 20 डिग्री भी मिलेगा, आप देखेंगे तो 20 डिग्री ये मिल गया मान लो ये, और 20 डिग्री आप जब नीचे की ओर जाओगे तो 20 डिग्री आपको यहाँ भी मिलेगा। तो जो भी ये क्षेत्र है, यहाँ पर इतनी गर्मी और रेगिस्तानी क्षेत्र क्यों मिलता है? तो ये कॉन्सेप्ट मैं इस पर क्वेश्चन करा दूंगा, इसको मैं बता देता हूँ। फिर कह रहे हैं डिग्री उत्तरी अक्षांश पर, उत्तरी अक्षांश मान लो, दक्षिण अक्षांश को छोड़ दो, यहाँ पर मैं बताने के लिए आपको बता रहा था। यहाँ उत्तरी अक्षांश में, उत्तरी अक्षांश पर महाद्वीपों के पश्चिमी ओर स्थित है। क्यों? गर्मी की बात कर रहा है, कुछ मिला के 2013 का क्वेश्चन है, आप देखिएगा इसको। एक कारण तो इसको देखो, यहाँ पर गर्मी और रेगिस्तानी होने के कारण क्यों, पश्चिम में क्यों? तो जैसे कि महाद्वीप, उत्तरी गोलार्ध में ज़्यादातर क्या है, महाद्वीप ज़्यादा है महासागर की अपेक्षा। तो महाद्वीप जैसे ये क्षेत्र है, ये आपका मान लो कोई क्षेत्र मैं बना के बताता हूँ, अमेरिका को, अब जैसे ये क्षेत्र मैंने, ये अमेरिका का चित्र है, ठीक। ये आपका अटलांटिक महासागर है, ये आपका प्रशांत महासागर, ठीक। अब यहाँ पर इसका जो है उत्तरी अमेरिका का पश्चिमी छोर ये हो गया, पूर्वी छोर ये हो गया। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि महाद्वीपों के पश्चिमी ओर स्थित है, मतलब गोलार्ध जो मरुभूमि है 20 से 30 डिग्री के बीच में होती है। पृथ्वी का ये 20 से 30 डिग्री का क्षेत्र हो गया, मान लो ये वाला अभी जो मैं बताया, ठीक है। और उसके साथ साथ पश्चिम क्षेत्र, मतलब महाद्वीपों के पश्चिमी क्षेत्र में ही क्यों रेगिस्तानी क्षेत्र है? तो देखिए यहाँ पर महासागर होते हैं, महासागरों से चक्रवात उठते हैं, चक्रवात उठ करके वर्षा कराते हुए जाते हैं। तो ये जब यहाँ पर घरघोर वर्षा कराते हैं, लेकिन पश्चिम क्षेत्र में होते होते क्या हो जाते हैं, कम पड़ जाते हैं, और यहाँ पर सूखा क्षेत्र, मतलब कम वर्षा होती है, सूखा पड़ जाता है, इसलिए रेगिस्तानी क्षेत्र है। ऐसे भारत में भी आप देख सकते हो, भारत का भी क्षेत्र आप देखोगे तो आपको रेगिस्तान वाला ये वाला क्षेत्र जो होगा, यहाँ पर क्या होता है, बंगाली खाड़ी से और इधर से अरब सागर से जो है चक्रवात उठते हैं और यहाँ पर बारिश करा देते हैं, ठीक, बारिश करा देते हैं, ठीक है। ये तो यहाँ पर बारिश नहीं कराते, सॉरी, यहाँ पर खूब घंघोर बारिश कराते हैं। यहाँ पर क्या है, राजस्थान में गुरु शिखर पर्वत है, अरावली पर्वत है, उससे क्या है, उसी के समानांतर वर्षा होते हुए निकल जाती है और वर्षा हो नहीं पाती। यहाँ क्या होते हैं, पर्वत है तो ये टकरा जाते हैं और यहाँ पर झगड़ों वर्षा हो जाती है।
ये कॉन्सेप्ट मैं बाद में बताऊंगा, आप इतना जान लीजिए। तो इसलिए इस वाले क्षेत्रों में बारिश नहीं हो पाती, इसलिए यहाँ पर रेगिस्तान है। तो ये भी तो पश्चिमी छोर है, इसी तरह से ये भी। तो इसको कॉन्सेप्ट मैंने समझा दिया, अगर चाहोगे तो आप कर सकते हो। पहले आपको जो है मरुभूमि की थोड़ी सी परिभाषा देते हुए इस क्वेश्चन को लिखना है, फिर उसके आगे आप इन महाद्वीपों के बारे में बता करके एक दो एग्जाम्पल दे करके उत्तर लिख सकते हो। इस तरह से आपको उत्तर कंप्लीट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और 20 से 30 डिग्री में क्यों नहीं होता है, तो उसका भी कारण है कि चक्रवात वही बारिश वाला, कि चक्रवात जैसे आप जो है, एक चीज़ और आपको बता देता हूँ कि जो आपका जैसे ये पृथ्वी ये और ये विषुवत रेखा है, ठीक है। विषुवत रेखा के आसपास जो है यहाँ महासागरों पर जल है, और महासागरों की वजह से यहाँ पर बहुत तीव्र गति से जो है किरणें पड़ती हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 महीने जो है दिनों रात बराबर होते हैं। तो यहाँ पर जो है आपको क्या होगा, सूर्य की रोशनी पड़ रही होगी तो यहाँ उष्मा आएगी। उष्मा क्या होती है कि यहाँ से जल को क्या होगी, वाष्पीकृत होगा जल, वाष्पीकृत होकर के यहाँ पर बारिश होती है, वाष्पीकृत होकर के बादल बनेंगे, बादल से बारिश होगी। तो जितना टेम्परेचर यहाँ बढ़ता है उतना बारिश होकर के कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता, जैसे आप ऊपर बढ़ोगे तो 20 से 30 डिग्री में ही आपको टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर तो है लेकिन बारिश नहीं हो पा रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। तो इस और ऊपर महाद्वीप भी है उत्तरी गोलार्ध में, दक्षिण गोलार्ध में महाद्वीप की संख्या कम है इसलिए कम हो पाता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में ऐसा है। तो इसलिए आपको एक चीज़ ये समझ में आ गई, तो ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए, 20 से 30 डिग्री में ही मरुभूमि स्थित होती है। तो आप गोबी डेजर्ट वगैरह देख सकते हैं, वो भी इन्हीं क्षेत्रों में आ जाएंगे। आप इनको कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा क्लियर करते हुए, सॉरी गोबी डेजर्ट वगैरह थोड़ा सा ऊपर है, आप उसको देखिएगा एक बार। इस क्वेश्चन को ज़्यादा दिक्कत होगी तो मैं इसको सॉल्व करा दूंगा। और दोस्तों एक चीज़ और आपको बतानी थी कि करंट अफेयर की एक सीरीज हम चलाने जा रहे हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था, हालांकि टीम का वहाँ होने के कारण करंट अफेयर थोड़ा सा बीच में ढीला पड़ गया, लेकिन जून महीने से जो भी करंट अफेयर अभी तक की छूटी वो हम सारी कंप्लीट करा देंगे आपको। और विभिन्न मैगजीनों जिसमें योजना, कुरुक्षेत्र, और मैं बड़ी बड़ी कोचिंगों का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो भी विभिन्न कोचिंगों की मैगजीनें जो इम्पोर्टेंट है, आप लोग भी उनका नाम सुनते होंगे, तो उन कोचिंगों की जो भी मैगजीनें आती हैं उनको भी मैं अध्ययन करता रहता हूँ, उनके भी नोट्स मैंने बना रखे हैं। तो वो नोट्स मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। तो ये उपलब्ध क्या कराऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा। तो इसी संदर्भ में एक नया टॉपिक आया है, समान नागरिक संहिता, ठीक। तो ये आपका जो है आर्टिकल 44 है, तो इस पर जो है मैं चर्चा करूंगा। तो आप लोग अगर पढ़ रहे हैं तो आप इस करंट अफेयर को भी कवर करते रहिए, इससे संबंधित क्वेश्चन आएंगे। अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में जैसे कि चंद्रयान 3 चल रहा था, तो आप इसको जरूर पढ़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत कुछ भी नहीं। बाद में जब पेपर आता है तो फिर समझ में आता है कौन से व्हीकल से लॉन्च किया गया था, ये सब चीज़ें जो है कौन सी कक्षा पर लॉन्च किया गया, इसमें क्या प्रज्ञान और विक्रम लॉन्च किए गए थे, 2019 में क्यों असफल हुआ था, ये सारे पक्ष इसके जान लेने हैं आपको, ठीक है। फिर इसी तरह से आदित्य L1, ये भी करंट अफेयर का पार्ट है। L1 क्यों इंपॉर्टेंट है, लैग्रेंज पॉइंट होता है, लैग्रेंज पॉइंट 5 है, L1 पे ही क्यों रखा गया है इसको, L1 पे रख करके उसकी कोरोना को कैसे जांच कर लेगा, कैसे देख लेगा, ठीक है। तो ये क्यों लॉन्च किया गया है, पृथ्वी पर सौर किरणें जो आती हैं, सौर तूफान आता है, उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे जांच करेगा, ये सारी चीज़ें हैं, ये आप कवर करिए इसकी, ठीक है। और एक इस समय जो है G20 चल रहा है, उस पर भी मैं लेकर के आऊँगा वीडियो, करंट अफेयर की G20। तो अब जैसे G20 चल रहा है तो G20 हो सकता है यूपीएससी ना पूछे, G7 पूछ ले, G7 के देशों के नाम पूछ ले, है ना। तो इस तरह से गुमराह करता है यूपीएससी, इसको आप समझ लीजिएगा, क्योंकि हम लोगों ने तो पूरे PYQ का बहुत अच्छे से अध्ययन करके रखा हुआ है कि पता होता कि कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, तो आगे किस तरह से संभावना पूछे जाने की, इसलिए हम बता पा रहे हैं। आप भी इसका अध्ययन करोगे तो आप भी बता पाओगे, ठीक है दोस्तों। तो इतना मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। किसी प्रकार की कोई दिक्कत आए कहीं पर भी कॉन्सेप्ट समझने की, आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपको वो कॉन्सेप्ट बताने का प्रयास करूंगा, ठीक है। आप टेलीग्राम पर भी जुड़े हैं, आपको शॉर्ट नोट्स उपलब्ध कराऊंगा। कुछ दिन बाद एक व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप बना दूंगा, जिस पर आप कोई भी चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही तो आप वहाँ भी मैसेज कर सकते हैं। अभी मैं नंबर देने से थोड़ा बच रहा हूँ अपना पर्सनल, हालांकि। और
आगे चलकर टेलीग्राम से संबंधित या अपना कोई भी नंबर एक लेकर के मैं आपको दूंगा, उससे आप जो है डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हैं कहीं पर भी कोई दिक्कत आए तो। बाकी चीज़ें कमेंट जहाँ अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, वहाँ पर आपको समाधान निकालने का सारे कमेंटों का जवाब भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि कमेंट नहीं पढ़े जाएंगे। ठीक है, अभी जो भी हो आप अच्छे से पढ़िए, ध्यान दीजिए अपना। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।